नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियबल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हो। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा का जो विषय है वो है हमारा भूमि अधिग्रहण का कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट। जमीन अधिग्रहण करने पर क्या है आपके अधिकार, क्या इसका तरीका होता है। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके सामने इस चीज में आती है या आपको लगता है कुछ और बेहतर चीजें होनी चाहिए थी, या फिर जो कॉम्पनसेशन आपको मिला है उसमें कहीं गड़बड़ी चीज सामने आती है, प्रोसेस में कोई दिक्कत आपको सामने आती है, तो उन तमाम सवालों के जवाब आज आपको यहाँ दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की किसी भी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो हम यहाँ आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ हर कानूनी समस्या में आपके लिए निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता के लिए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कमलेश मिश्र। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में आने के लिए। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट की हम बात करते हैं, भूमि अधिग्रहण कानून, जैसे कानून ये है क्या, इसका पर्पस क्या है? देखिए, एक्चुअली पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 था और उसके बाद 2013 में एक नया कानून आया पब्लिक पर्पस पे, क्योंकि ज़मीन जो है वो बहुत जगहों पर पब्लिक के द्वारा, प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है उनका स्वामित्व रहा है। लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे मान लें मेट्रो बनाने के लिए या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए सरकार के द्वारा किसी ज़मीन की अगर आवश्यकता होती है तो उस ज़मीन को प्राइवेट पर्सन से एक्वायर करने के लिए जो कानून बनाया गया उसे लैंड एक्विजिशन एक्ट कहा जाता है और 2013 में उसे नया नाम दिया गया। जी, ठीक बात है सर। लेकिन जब पर्पस की हम लोगों ने बात की, लेकिन इसका तरीका, लैंड एक्वायर करने का तरीका क्या रहता है, जमीन लेने का तरीका क्या रहता है? मसलन अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो बड़े भूभाग में यहाँ पर मेट्रो का निर्माण चल रहा है, इंस्टीट्यूशनल एरिया डेवलप किए जा रहे हैं, तो किसानों की जमीन ली जा रही है, तो उसका सही तरीका जमीन लेने का क्या होता है? देखिए, नए कानून के हिसाब से सबसे पहले जिस भी सरकार को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो, जब भी उन्हें लैंड एक्वायर करना होता है तो वो एक नोटिफिकेशन निकालते हैं एक जगह के लिए कि इस जगह पर हमें इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी ज़मीन की आवश्यकता है। जी। ऐसा नोटिफिकेशन आने के बाद उन्हें एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है नए कानून के हिसाब से, जिसमें कि उन्हें वहाँ की ग्राम पंचायत या लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ बैठक करनी होती है और वहाँ के लोगों से भी कंसल्ट करना होता है कि इस तरह का प्रोजेक्ट हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उसके लिए इतनी इतनी ज़मीन की आवश्यकता है, जिसमें लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं, लोग अपने ऑब्जेक्शंस भी उठा सकते हैं। जी। ऐसा होने के बाद कलेक्टर जो है विदिन 1 साल के अंतर्गत, उसके पास 12 महीने का समय होता है नोटिफिकेशन आने के बाद कि वो इस 12 महीने के अंतर्गत लैंड अवार्ड जो है, लोगों के ऑब्जेक्शन सुनने के बाद, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट देखने के बाद वो अवार्ड पास कर सकता है कि ये ज़मीन जो है इस पर्पस के लिए एक्वायर की जा रही है। अगर ये पर्पस 12 महीने में संपन्न नहीं होता है तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है रद्द कर दी जाती है और इसे दोबारा से शुरू करना पड़ता है। ठीक बात है। इस वक्त महाराष्ट्र से विजय हमारे दर्शक हम जुड़ चुके हैं। विजय, अपनी बात आप रखिए, क्या आप कहना चाहते हैं और कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी विजय। हाँ, मैं विजय नामदेव उथले बोल रहा हूँ, हैंडीकैप है पैर से। जी। मेरे पिताजी ने 2003 में करीब 1.5 लाख रुपया कर्जा निकाला खेती के ऊपर। खेती के ऊपर? हाँ, खेती के ऊपर कर्जा निकाला छोटे से गांव से, बैंक से जी। और करीब 2011 में 11 तक 3 लाख रुपया उन्होंने करीब भरा, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा।
और अभी बैंक से अपना बैंक से हमको वापस बैंक में हमारे ऊपर केस डाल के करीब करीब 5 लाख रुपया भरने के लिए बोल रहा है। अभी बैंक से निकाल दिया, अपना कोर्ट से निकाल दिया कि बोलिए 5 लाख रुपया और बैंक वाले को भरो। ठीक है विजय, इसके लिए जब आपने लोन लिया था उस वक्त आपके कागजात जो आपने साइन किए थे, जो जिन कागजात कुछ वहां पर रहे होंगे, कुछ नियम शर्तें रही होंगी, वो तमाम चीजें देखने की हमें जरूरत होगी। उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि उस वक्त की शर्तें क्या थी, किस शर्तों पर आपको लोन मिला है, इंटरेस्ट के परसेंटेज क्या थी, और जो भी आपने पैसा भरा है उसकी रसीद आपको जरूर मिली होगी। वो रसीदें भी आप हमें भेज दीजिएगा, तब हम बेहतर स्थिति में आ पाएंगे आपको कोई भी सहायता इस बारे में करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, मैं जो बात आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो लैंड एक्वायर की जाती है, इसमें सेंटर का रोल ज्यादा होता है या फिर जिस स्टेट में कोई प्रोजेक्ट आता है तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल वहां पर रहता है? देखिए, जो एक्ट है वो कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जिस भी एजेंसी को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिस भी एजेंसी को उस जमीन की आवश्यकता जिस कार्य के लिए है वो एक्विजिशन कर सकती है। मान लीजिए मेट्रो के लिए दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी बनाएगी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, तो उस स्थिति में वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाती है और वो जो है लैंड एक्वायर करती है। उसी संदर्भ में अगर कहा जाए कि नोएडा अथॉरिटी है या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज हैं, ये अगर लैंड एक्वायर करती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो लैंड एक्वायर कर रही हैं। तो जो एजेंसी उस समय में लैंड एक्वायर कर रही होती है वो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दोनों का रोल लगभग बराबर ही कहा जाए। ठीक है सर, इस वक्त उन्नाव से देशराज हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। देशराज, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जय हिंद सर। जी नमस्कार। सर, हमारे देश का क्या ऐसा कानून है जो पैसे वाला है वही जो जमीन चाहे वो कब्जा कर सकता है? दहशत कानून के तहत कोई भी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ कोई जमीन पर कब्जा हुआ है, तो उसके लिए कानून आपको पूरी स्वतंत्रता देता है कि आप जाकर उसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करें, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जिसकी जमीन पर कब्जा किया जाता है वो कब्जा छुड़वाया भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। कमलेश जी, इस जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स भी आए हैं, तो वो अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं और क्या इंपॉर्टेंस उन अमेंडमेंट्स की है? देखिए, इसमें अमेंडमेंट, हालांकि इस पे बहुत सारी पॉलिटिकल बहस हुई कि बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े अमेंडमेंट्स मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पब्लिक गुड के लिए अमेंडमेंट्स किए गए थे कि जो बहुत, जैसे कि गरीबों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें जो है लोगों का मत बहुत ज्यादा नहीं लिया जाएगा। इस तरह आप इसे, अगर मैं इसे बहुत जटिल कानूनी भाषा में आपको ना समझाऊं, तो इस तरह से इसे कहा जाएगा कि इन पब्लिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट में, इरिगेशन के प्रोजेक्ट हो गए या गरीबों के हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हो गए, इन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन नहीं ली जाएगी। ऐसी ही अमेंडमेंट्स जो है कुछ थी। लोगों ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन अगर आप इसे बैलेंस करके देखें तो पब्लिक गुड में मेरे ख्याल से एक अच्छा अमेंडमेंट था। ठीक है। सर, जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की हम लोग बात करते हैं कि जब भी किसी लैंड एक्वायर की जाती है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिया जाता है, तो कॉम्पनसेशन का तरीका इसमें क्या रहता है? उस कॉम्पनसेशन को लेने के दौरान किसी को कोई आपत्ति होती है, किसी को लगता है भाई मुझे कम मिला है या सही तरीके से नहीं मिला है, सही समय पर नहीं मिला है, तो उसके लिए वो शिकायत कहाँ कर सकते हैं? देखिए, जब नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले, तो उसके बाद जो पहली अथॉरिटी होती है जहां पर कि आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें एक प्रावधान है कि उस मीटिंग को उसी जगह पर जहां पर वह लैंड एक्विजिशन होना है, उसी जगह पर पब्लिक के बीच में अनाउंसमेंट के बाद वो मीटिंग होगी। तो उसमें जिस जिस व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है कि नहीं मेरी ज़मीन एक्वायर नहीं की जानी चाहिए या इससे मुझे नुकसान होगा, या उनके जो भी ऑब्जेक्शन है वो पहले उनके सामने रेज कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी के ऑब्जेक्शंस हैं तो वो कलेक्टर के पास लिखित में, इसका भी प्रावधान है नए कानून में कि कलेक्टर के पास लिखित रूप में वो अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और कलेक्टर इस बात के लिए बाउंड है कि जिस जिसका ऑब्जेक्शन आया है वो पहले उनके ऑब्जेक्शन का निराकरण करेगा जी। इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं हमारे साथ सही नहीं हुआ है, तो लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी है वो उनको लिख सकते हैं, और कानूनी रास्ता तो निश्चय ही किसी भी स्टेज पे हमेशा खुला ही हुआ है। मान लीजिए मैंने कलेक्टर को लिखा और कलेक्टर ने मेरी बात सुनी ही नहीं जी, तो भी मैं सीधा कोर्ट जा सकता हूं, या फिर लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी के पास जाने की हमारे पास रास्ता खुला रहता है। गुजरात से हमारे पास जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी जावेद।
जावेद, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं। हेलो सर। जी जावेद। छुट्टी नहीं है इसलिए खेती के लिए ध्यान नहीं मिल रहा है सर। जावेद, आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम जल्द आपको कॉल करेगी, आपकी बेहतर सहायता, आपकी समस्या जानकर जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। जो हम नए अमेंडमेंट्स की कमेटी की बात करते हैं, क्या पार्लियामेंट से चीजें पास हो चुकी हैं? ये देखिए, पार्लियामेंट में वो अभी भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन है। मेरे ख्याल से अगले सत्र में जो है इसके पास होने की उम्मीद है जी। और उसके बावजूद भी ये कानून लगभग वैसा ही है। जी। जो लोगों की ऑब्जेक्शन उठाने की बातें हैं वो अभी भी उठा सकते हैं और उस स्थिति में भी है उठा सकते हैं, लेकिन उसको सरकार जो है अगर ये समझेगी कि नहीं ये बहुत जरूरी नहीं है तो उनको निरस्त कर सकती है, लेकिन वो प्रावधान अभी भी उपलब्ध है। ठीक है सर, लैंड एक्वायर करते हुए अगर किसी व्यक्ति को कोई भी डाउट होता है, कोई डिटेल वो प्रोजेक्ट की निकलवाना चाहता है, वो चाहता है कि अगर उसके अगर मसला आपने बात की कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर की जा रही है, वो जानना चाहता है प्रोजेक्ट के बारे में ताकि खुद एनालिसिस कर सके कि उसके इलाके के लिए, उसके लोगों के लिए कितना बेहतर हो सकता है, तो क्या प्रोजेक्ट की डिटेल निकलवाने की सहूलियत उनको रहती है? जी बिल्कुल। जब भी नोटिफिकेशन आता है, पहली बात तो नोटिफिकेशन में ही जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको ये डिटेल देनी पड़ती है कि इस स्थान पर इस पर्पस के लिए इतने जमीन की आवश्यकता है जी। जिसके बाद की सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर या कुछ एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाती है जो वहां पर पूरा सर्वे करती है कि इतनी जमीन की आवश्यकता होगी, क्या इस जमीन की आवश्यकता है या नहीं है, क्या ये प्रोजेक्ट किसी और जगह पर लगाने के बारे में सोचा गया या नहीं सोचा गया, क्या ये सच में पब्लिक पर्पस के लिए प्रोजेक्ट है या नहीं है। इन सबको और इस सब में वो लोगों का हमेशा जो है साथ लेती है और इस दौरान भी लोग, चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके द्वारा जानकारी ले सकते हैं। जब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाता है और इसकी रिपोर्ट कलेक्टर के पास जाती है तो कलेक्टर का ये काम है कि वो अपने वेबसाइट पर और कंस्पिक्यूअस प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में वो पूरे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और वो पूरा प्लान वहां पर लगाए और उसके बाद ही वो अवार्ड जो है वो पास कर सकता है। ठीक है। सो दिल्ली से जावेद हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। जावेद, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? तो जाकर अपना नंबर पर पहुंच चुका है, हमारी टीम जल्द आपको कॉल करेगी, बेहतर सहायता आपकी जरूर की जाएगी। कमलेश जी, एक नॉर्मल इशू जो नोएडा में जब अधिग्रहण हुआ था उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स को जो टाइम फ्रेम दिया गया था कि जब वो प्रोजेक्ट शुरू होना था उसके कई सालों बाद जाकर प्रोजेक्ट शुरू होता है। उससे हुआ ये कि अगर 10 मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर कि 5 लोगों की जमीन 2005 में अधिग्रहित कर ली गई, तो जब प्रोजेक्ट 2010 में शुरू हुआ तो 5 लोगों की जमीन तब एक्वायर की गई, लेकिन दोनों के मार्केट रेट में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों के जो कॉम्पनसेशन मिला जमीन आसमान का अंतर है। तो जिन लोगों को कम मिला क्या वो ज्यादा के लिए क्लेम कर सकते हैं? देखिए, भारत में कानून की ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर मांग तो निश्चय ही कर ही सकता है। जो पुराने एक्विजिशंस नोएडा में हुए थे वो पुराने कानून के तहत हुए थे, 1894 के कानून। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1894 में जो कानून बना होगा वह लोकहित में कितना बना होगा। उसमें निश्चय ही जो अंग्रेजी सरकार थी उस समय, उसके फायदे के ज्यादा प्रावधान थे। वो ये चाहती थी कि वो आसानी से किसी भी लैंड को एक्वायर कर सके और इसीलिए उसमें ऐसे प्रावधान थे जो लोकहित में बहुत ज्यादा नहीं जाते थे और जो कॉम्पेंसेशंस भी थे वो बहुत ज्यादा नहीं लोगों को मिल पाते थे। ऐसी स्थितियां होती थी कि आदमी को जितना कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा उसे कोर्ट के खर्चे में जो है पैसा लगाना पड़ जाता था और तब भी उसे कॉम्पेंसेशन नहीं मिल पाता था। इसी सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में, नोएडा अधिग्रहण मामलों में और कई अन्य जगहों पर भी ये कहा कि अगर निश्चित समय के लिए, अगर मान लीजिए कि प्रोजेक्ट कहा गया है कि हम 10 वर्ष में पूरा करेंगे और 10 वर्ष में आप उस लैंड का पोजेशन भी नहीं ले पा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चय ही कहीं ना कहीं खोट है। और इन सब को देखते हुए ही ये किया गया था कि अगर आप निश्चित समय में, जो निर्धारित समय है उसमें वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए या कम से कम शुरू भी नहीं कर पाए हैं, तो वो जमीन उस किसान को वापस दे दी जानी चाहिए। ठीक है सर, कॉम्पनसेशन में अब क्राइटेरिया कॉम्पनसेशन क्या है? जो कि हम सुनते आते हैं कि एक शुरुआती पैसा मिलता है, कहीं प्लॉट मिलता है, फिर 5 साल बाद दोबारा पैसा मिलता है, तो ये पूरा कंसेप्ट क्या रहता है इस चीज का? देखिए, हर जगह के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो होता है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें ही ये देखा जाता है कि यहाँ से कितने लोगों को यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के कारण हटना पड़ेगा
और उसमें ये बात होती है कि सिर्फ पहले क्या था कि सिर्फ कुछ पैसे दे दो और ये जमीन ले लो और उसके बाद सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। लेकिन जैसा कि ये कानून है, इस कानून का नाम है द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो इसमें फेयर कॉम्पेंसेशन और रीसेटलमेंट कि कैसे उस व्यक्ति का जिसकी हमने ज़मीन लिया या जिस समाज का हमने ज़मीन लिया उनका रीसेटलमेंट कैसे हो, तो इसके लिए हर जगह के लिए अलग अलग स्कीम बनाई जाती है। जनरल प्रिंसिपल अगर आपको मैं बताऊं तो रूरल इलाके में, गांव वालों इलाकों में जो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है वो मार्केट रेट से 4 गुना और शहरी इलाके में मार्केट रेट से 2 गुना जो है वो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। और उसके बाद जो भी जिस जगह के लिए या जिस प्रोजेक्ट के लिए जो स्कीम बनाई गई उसके तहत लोगों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, इस वक्त राजस्थान से अनिल हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। अनिल, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्कार अनिल। हाँ कमलेश जी, आपको भी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर जी, इसमें ये है कि हमारा एक जमीन से रिलेटिव मैटर है जी उसमें एसडीएम कोर्ट का 2006 में निर्णय आ गया सर। जी। उसके बाद प्रतिवादी ने आरडब्ल्यू में अपील की सर। नहीं अनिल जी, आपकी आवाज बहुत धीमे हम तक पहुंच रही है, अपनी बात जरा दोबारा रखिए आप। इसमें सर हमारा एक जमीन का मैटर है जी। उसमें आरडब्ल्यू का निर्णय आ चुका है, एसडीएम दोनों कोर्ट का निर्णय आ चुका है। जी। उसके बाद कोर्ट है वो निर्णय की पालना नहीं कर रही सर, 1 साल से ऊपर हो गया। नहीं तो आपका क्या केस, सर हम हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं? जहां तक आपका केस में समझ पा रहा हूँ कि कोर्ट का आपके जमीन के केस में कोई ऑर्डर आया है लेकिन उसका पालन संबंधित अथॉरिटी नहीं कर रही है, कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल यही है सर। ठीक है कमलेश जी, आपके पास में होगा इस चीज के लिए। देखिए, अगर आप, चूंकि आपका सवाल पूरी तरह क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन आपने कहा कि कुछ आरडब्ल्यूए से रिलेटेड ऐसा कुछ मुझे सुनाई दिया, लेकिन जो भी स्थिति है, अगर सिविल कोर्ट से निचली अदालत से आपका फैसला आया है और उसका पालन नहीं हो रहा है तो आप एग्जीक्यूशन पिटीशन में जा सकते हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए कि ऐसा ऐसा फैसला आया है और इसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो एग्जीक्यूशन की अलग अदालतें होती हैं जो उस आपके जो भी फैसला है, जो भी अवार्ड होगा आपका, उसको एग्जीक्यूट कराएंगी। अगर नहीं होता है तब भी आप निश्चय ही हाईकोर्ट जाकर रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा फैसला आया था और उसके बाद भी उसका पालन जो है नहीं हो रहा है। जी, मैं उम्मीद करता हूं अनिल जी की जो बातें कमलेश ने आपको कही हैं वो बेहतर आपके लिए मददगार साबित होंगी। इसके अलावा अगर आपको आगे भी कोई दिक्कत इस मामले में होती है तो हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए हर तरह की कानूनी सहायता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। कमलेश जी, जो अगर किसी की लैंड एक्वायर होती है तो उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपील किसके खिलाफ करेंगे? आप स्टेट के खिलाफ करेंगे पहले अपील या फिर आप सेंटर के खिलाफ करते हैं अपील? देखिए, इसमें मैंने जैसा बताया आपको, जो शब्द यूज किया गया है वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मान लीजिए कि बिहार में भारत सरकार कोई कॉलेज बनाना चाहती है या डिफेंस कॉलेज बनाना चाहती है जी, और उसके लिए वो वहां पर लैंड एक्वायर करती है जी, जिसके लिए कुछ समस्याएं लोगों को सामने आ रही हैं। अगर तो भारत सरकार खुद वो लैंड एक्वायर कर रही है तो जो केस होगा वो भारत सरकार के खिलाफ होगा और मतलब उसमें प्रतिवादी जो है वो भारत सरकार बनेगी। लेकिन मान लें कि अगर कोई शैक्षणिक संस्थान बिहार सरकार बनाना चाहती है जिसके लिए वो बिहार में लैंड एक्वायर कर रही है, वो भी इसी कानून के अंतर्गत लैंड एक्वायर कर सकती है, तो उस केस में बिहार सरकार जो है वो प्रतिवादी होगी और उनके खिलाफ आपकी कंप्लेंट होगी। ठीक बात है। इस वक्त फरीदाबाद हरियाणा से सुनील हमारे दर्शक हम जुड़ चुके हैं। सुनील, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सर नमस्ते। जी नमस्कार सुनील, बताइए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस समय देश आजाद हुआ था ना सर, उस समय जमीन की चकबंदी हुई थी जी, तो सर उस समय ना एक पार्टी को जाती थी, जैसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता पूरे देश में, जैसे हरियाणा में। सुनील, आपकी आवाज बहुत साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको कॉल जाएगा और आपकी बात सुनकर बेहतर सहायता आपकी उस वक्त भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका भी हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर सहायता और बेहतर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के जो भी जरूरतमंद लोग हैं जो कि सही समय पर सही तरीके से न्याय तक नहीं पहुंच पाते हैं, आपका हाथ पकड़कर न्याय के दरवाजे तक आपको हम लेकर जाएंगे और निःशुल्क न्यायिक सहायता हमारी तरफ से आप तक जरूर पहुंचेगी। नमस्कार।